गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? पढ़ रहे हैं आप? वीडियोस देख रहे हैं? उनसे समझने की कोशिश करिए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है, अकाउंटिंग वोकैबुलरी का हमारा टॉपिक चल रहा था। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, ऐसी एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट होती है। मैंने कहा था ये 4 कंडीशन है जो फुलफिल की जाएगी वो टेंजिबल एसेट कहलाती है। वो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वो लंबे समय के लिए हो, फॉर लॉन्ग टर्म यूज। सेकंड, नो सेल ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके पीछे बेचने का उद्देश्य नहीं होता। थर्ड, एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए होते हैं। और फोर्थ है बिजनेस यूज, बिजनेस यूज के लिए की जाती है, वो फिक्स सेट होती है। उसके बाद मैंने आपको बताई थी आपको करंट एसेट्स। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए। चालू संपत्ति या चल संपत्ति हम कहते हैं इसको, चालू संपत्ति या चल संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स कहलाती है। ऐसी संपत्ति जो 1 वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तित हो जाए, 1 वर्ष के अंदर नगद में परिवर्तित हो जाए, चालू संपत्ति कहलाती है। चालू संपत्ति कहलाती है। Which assets converted in cash within 1 year called current assets, called current assets। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया, एग्जाम्पल में मैंने इसका आपको बताया, एग्जाम्पल में आता है डेटर्स और आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब हमारी दुकान में जितने का माल होता है अनसोल्ड, उसे हम स्टॉक कहते हैं। जिस दिन हम बेचेंगे, यदि विद इन 1 ईयर हम बेच रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में, इसलिए हम उसको करंट एसेट कहते हैं। डेटर्स वो व्यक्ति जो हमें 6 महीने में पेमेंट कर देगा। जैसे राम को हमने माल बेचा 10,000 रुपये का 6 महीने के उधार पर। गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट ₹10,000 फॉर 6 मंथ। 6 महीने के बाद वो हमें पेमेंट कर देता है, तो वो विद इन 6 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी एसेट करंट एसेट कहलाती है। नेक्स्ट मैंने आपको टाइप बताया था, बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसे हम न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, अदृश्य संपत्ति कहलाती है। अदृश्य संपत्ति कहलाती है। Which assets cannot touch and seen called intangible assets। इससे आगे मैं आपको नोट्स जो है उनको बोर्ड पर डिक्टेट ना करा के मैं आपको समझाऊंगा और मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको नोट्स, और आप उसमें से नोट डाउन कर लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स होती है, और इंटेंजिबल एसेट में एग्जाम्पल है, अपन देखें तो एग्जाम्पल में आती है गुडविल,
गुडविल को हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ये ऐसी एसेट है जिसका बिजनेस में रोल होता है, जिसके बदले में पैसा लिया भी जाता है और दिया भी जाता है, वो गुडविल होती है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये एग्जाम्पल है लगभग इनके मेन। गुडविल अर्थात ऐसी एसेट जिसे हम ना देख सकें, लेकिन एसेट भी होती है। आप सोच रहे होगे ऐसे कैसी एसेट होती है? एसेट ऐसी होती है जिसका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। गुडविल का मतलब है नेम एंड फेम। कोई भी फेमस पर्सनालिटी होती है, उसकी कितनी ज़्यादा गुडविल है। यदि अपन मोदी जी की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर व्यक्ति उनको जानता है। वो क्या है? उनकी गुडविल है। क्या आप उसे देख सकते हो? क्या आप छू सकते हो? क्या नहीं, लेकिन उसका रोल होता है। ये गुडविल बनाने में एक दिन नहीं लगता, गुडविल बनाने में बहुत समय लगता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी एक नई फर्म स्थापित हो रही है या कोई नई कंपनी स्थापित हो रही है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में जब नया प्रोडक्ट आता है वो, तो कोई भी कस्टमर उसको जल्दी से नहीं खरीदता। फिर वो उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, और लोग खरीदते हैं। और ख़रीदते हैं तो वो धीरे धीरे मार्केट में सब उसको जब ले लेते हैं तो वो मार्केट में जम जाता है। जैसे अपन किसी भी एक प्रोडक्ट की बात करें, पेस्ट की बात करें, कोलगेट है। कोलगेट का एग्जाम्पल दें हम जनरली कोलगेट, दंत क्रांति, क्लोजअप ये करते हैं, अपन जाते हैं सीधा पेस्ट भी नहीं बोलते, कोलगेट देना। तो ये क्या है? उसकी गुडविल है। आज मिस्टर ए है गुडविल इसके मालिक कोलगेट के। यदि मान लो कल इसको बेचकर मिस्टर बी खरीदते हैं तो मिस्टर बी को जमाया बिजनेस मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। उनको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही कस्टमर है उसके लिए मार्केट में तैयार और उसको खरीदेंगे। तो जब वो खरीद और बेच होती है तो उस समय मिस्टर ए मिस्टर बी से गुडविल के अगेंस्ट भी एक बहुत मोटा अमाउंट लेगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश किया है, मैंने इस प्रोडक्ट को मार्केट में स्थापित किया है, इसका मार्केट बनाया है, उसे हम गुडविल कहते हैं। लेकिन अब अपन उसे देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? महसूस कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये है, तो इसलिए इसे हम गुडविल कहते हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड होना, किसी भी प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड होना। जैसे मान लीजिए अपन रिबॉक की बात करें तो रिबॉक के शूज़ रिबॉक कंपनी तो बनाती है, क्योंकि रिबॉक कंपनी ने उसका पेटेंट करा लिया। रिबॉक कंपनी ने उसका क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया। कोई दूसरी कंपनी तो नहीं बना सकती, रिबॉक कंपनी ने उसका पेटेंट कराया है ना। तो यदि दूसरी बनाती है तो रिबॉक कंपनी उस पर केस कर सकती है। जब रिबॉक नया मार्केट में आया था तो उसके बाद लोगों ने उसे परचेज किया। जब वो अच्छे से बिकने लग गया तो दूसरे लोग उसके नाम का फ़ायदा ना उठा लें, उसकी गुडविल का फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए उसका पेटेंट कराया गया। लेकिन फिर भी डुप्लीकेसी मार्केट में आ गई, थोड़ा बहुत चेंज करके मार्केट में लाने लग गए। तो गवर्नमेंट ने टीएम के बारे में बताया, ट्रेडमार्क, सिंबल, कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ एक सिंबल भी दो। जैसे अपन वुडलैंड के शूज़ की बात करें तो उसमें साथ में बरगद का एक पेड़ का सिंबल लगा हुआ होता है, वो टीएम होता है। प्यूमा के शूज़ में अलग ही एक सिंबल होता है, नाइक की टी शर्ट में राइट का निशान बना होता है, ये सिंबल है। ये सब टीएम है, ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट का मतलब होता है प्रसारण अधिकार। प्रसारण अधिकार का मतलब कोई भी एक मूवी बनाई किसी प्रोड्यूसर ने, किसी भी मूवी की अपन बात करें, मान लीजिए सुपर 30 है, वो बनाई, तो अब वो उस मूवी का उनको कॉपीराइट मिल जाता है। जब वो फेमस हो गई, बिक रही है, तो जितनी वो चलेगी मूवी, उसका एक सर्टेन पार्ट उस प्रोड्यूसर को जाएगा। ये कॉपीराइट है। टैली है, टैली सॉफ्टवेयर है जिन्होंने बनाया, तो टैली का उनको कॉपीराइट मिला हुआ है, वो ही बना सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बना सकता। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो ये जो होती है ऐसी एसेट कहलाती है बेटा इंटेंजिबल एसेट्स, जिनका मार्केट में रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। गुडविल को देख सकते हो क्या? छू सकते हो क्या? महसूस कर सकते हैं क्या अपन? लेकिन रोल है उसका, इसलिए उसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं।
उसके बाद आती है आपकी वेस्टिंग एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। और वेस्टिंग एसेट्स को हिंदी में हम बोलते हैं क्षयी संपत्ति। क्या होती है वेस्टिंग एसेट? वेस्टिंग एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट, आप इसे लिख सकते हैं, मैं अलग से नोट्स जीरोक्स कर व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। ऐसी एसेट्स जिन्हें हम लगातार प्रयोग में ले रहे हैं और एक निश्चित समय के बाद वो एसेट क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वो एसेट क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऐसी एसेट कहलाती है वेस्टिंग एसेट। आफ्टर ए सर्टेन टाइम वो फिनिश हो जाती है। इसके उदाहरण हैं वेल ऑफ ऑयल, तेल के कुएं, माइंस, खाने, तेल के कुएं जहाँ रेगिस्तान में हम तेल निकालते हैं, तो वहाँ पर एक जगह से हम तेल निकालते रहते हैं, फिर उसके बाद फिनिश हो जाता है। फिर वो मशीनें दूसरी जगह श्योर्स ढूंढती है, फिर वहाँ पर तेल निकालने लग जाती है, तो पहले वाला ख़त्म हो जाता है ना। तो एक निश्चित समय तक काम में लिया हमने उस श्योर्स को, उसके बाद वो फिनिश हो गया। तो ऐसी एसेट कहलाती है वेस्टिंग एसेट्स। माइन जहाँ पे खनिज निकलते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद निकलने बंद हो जाते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? निकलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसी एसेट क्या कहलाती है? वेस्टिंग एसेट कहलाती है, क्षयी संपत्ति कहलाती है। एक निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा बेटा, मैंने एसेट बताया, टाइप्स ऑफ एसेट बताया, फिक्स एसेट बताया, मैंने करंट एसेट्स बताया, आपको इंटेंजिबल एसेट बताई, वेस्टिंग एसेट्स बताई। इस तरह से एसेट कंप्लीट हो गई है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो बैक करके वीडियो से फिर आप नोट डाउन कर लेंगे। अब बात आती है लायबिलिटी की, दायित्वों की बात आती है। एसेट का मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम बेच नहीं सकते, जिस पर हमारा राइट होता है, जिसे हम बेचने के नहीं खरीदते बल्कि बिजनेस में यूज के लिए लेते हैं, ऐसी एसेट हमारी कहलाती है फिक्स एसेट। और फिर करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर कन्वर्टेड इन कैश करंट एसेट है। इंटेंजिबल एसेट जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसेट होती है। उसके बाद वेस्टिंग एसेट बताई मैंने, एक निश्चित समय के बाद आप काम में लेते रहते हो तो वो एसेट क्या होती जाती है? फिर वो एसेट समाप्त हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। अब वेस्टिंग एसेट के बाद जो आती है वो आती है दायित्व, दायित्व जिसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ का मतलब जो हमें किसी को देना होता है, जो हमें किसी को चुकाना होता है, वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए हमने एक लोन लिया है। अब 6 महीने के बाद हमारी क्या लायबिलिटी है कि हम वो वापस दें, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? दायित्व कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगी। लायबिलिटी के भी टाइप्स हैं, लायबिलिटी के भी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व जिसे हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है। आंतरिक का मतलब फर्म के अंदर की लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है ऐसी लायबिलिटी जो फर्म के अंदर की लायबिलिटी होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एक फैक्ट्री बंद हो गई और 1 महीने तक काम नहीं चला और उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिली। अब वो सैलरी देना चाहते हैं, वो सैलरी अभी नहीं दी, वो सैलरी देंगे तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है बकाया वेतन, जो अभी भुगतान नहीं किया, भुगतान अभी करना बाकी है। अर्थात फर्म के अंदर के लोगों का पैसा यदि बकाया है और वो यदि हमें अभी देना है
तो वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जो ओनर है उसका पैसा चुकाने का दायित्व भी फर्म का होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें हम, कैपिटल की बात करें हम, ये सब क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। फर्म के एम्प्लॉई, संस्था के एम्प्लॉई की सैलरी देना जो बकाया चल रही है, वो हमारी कौन सी लायबिलिटी कहलाती है, इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। समझ में आनी चाहिए आपको बात। आंतरिक दायित्व के बाद है दूसरा बाहरी दायित्व, बाह्य दायित्व। बाह्य दायित्व जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो संस्था के बाहर के व्यक्तियों की होती है। इंटरनल में तो अंदर के लोग होते हैं जिनका पैसा देना होता है, और एक्सटर्नल का मतलब जो फर्म या कंपनी या फैक्ट्री के बाहर के लोग होते हैं जिन्हें पैसा देना है, जिनका पैसा बकाया चल रहा है, वो जो लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमने बैंक से उधार पैसा लिया हुआ है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम हमें वो पैसा बैंक को देना होगा। तो ये कैसी लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बैंक लोन इसके एग्जाम्पल में आएगा, बैंक लोन। बैंक लोन के अलावा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन व्यक्ति है, क्रेडिटर को बोलते हैं हिंदी में लेनदार। वो व्यक्ति जो हमसे पैसे लेगा वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे राम से हमने 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा है, ध्यान दे, बेचा नहीं। तो एक निश्चित समय के बाद राम हमसे 10,000 रुपये मांगेगा, तो राम हमारा क्रेडिटर हुआ या नहीं हुआ, राम हमारा क्रेडिटर हो गया। ये बाहर का व्यक्ति है राम, तो ये बाहरी दायित्व हो गए। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब संस्था के बाहर की लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। थर्ड आपका आता है अल्पकालीन दायित्व। अल्पकालीन दायित्व जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है शॉर्ट टर्म लोन। ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें भुगतान 1 साल के अंदर करना होता है। ऐसी लायबिलिटी, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना होता है, ऐसी लायबिलिटी क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाती है। आंतरिक दायित्व कहलाते हैं, अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं, जिनमें हमें 1 वर्ष के अंदर भुगतान करना होता है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपए का 1 साल के लिए, और 1 साल के अंदर ही हमें उनका भुगतान करना होता है, 1 साल के अंदर ही हमें उन्हें चुकाना होता है बेटा, तो वो कहलाते हैं अल्पकालीन दायित्व। कैसे दायित्व कहलाते हैं वो? अल्पकालीन दायित्व कहलाते हैं। ऐसे ही है आपका दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लंबी अवधि के लिए लिए गए दायित्व। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट हम आफ्टर 1 ईयर, जिनका पेमेंट हम आफ्टर 1 ईयर करते हैं। 1 साल के अधिक की अवधि में जिनका हम भुगतान करते हैं वो दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ 2 लाख रुपए का लोन लिया था हमने 1 साल के लिए,
और 1 साल में उनका भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई, अल्पकालीन दायित्व हो गए। 5 लाख रुपए का लोन लिया है हमने 3 साल के लिए, 3 साल में पेमेंट करना है, तो हम तीसरे साल के एंड में जाके यदि हम उसका पेमेंट करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर है ना, तो 1 साल के बाद भुगतान किया गया है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी। समझ में आया? आंतरिक दायित्व, बाह्य दायित्व, अल्पकालीन दायित्व, दीर्घकालीन दायित्व, और लास्ट है आपका संदिग्ध दायित्व। संदिग्ध दायित्व, कंटिंजेंट लायबिलिटी। संदिग्ध दायित्व, संदिग्ध का मतलब ऐसे दायित्व जिसका एंड ऑफ द ईयर हमें पता नहीं हो कि वो दायित्व हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, उनकी लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी अराइज हो सकती है, मे अराइज और मे नॉट अराइज। ऐसे संदिग्ध का मतलब सस्पेंस की स्थिति में हो, एंड ऑफ द ईयर हमें पता ही नहीं है कि वो हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, ऐसी लायबिलिटी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी या संदिग्ध दायित्व चल रहे कहलाते हैं। जैसे कोर्ट सूट, कोर्ट सूट इसका मतलब है कोर्ट में चल रहे दावे, कोर्ट में चल रहे दावे, केस, इनको हम हमारे फाइनल अकाउंट बनाने के बाद नीचे फुट नोट के रूप में हम इनको दिखाते हैं, नीचे फुट नोट में दिखाते हैं, क्योंकि इनका पता नहीं है ये लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। कैसे है ये? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, 28 मार्च को 28 मार्च को हमने एक एलईडी वारंटी पर मुकेश को बेची 25,000 में। 30 मार्च को वो आया और उसने कहा कि एलईडी ख़राब है और आप पीस रिप्लेस कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। हमने मना कर दिया, हमने कहा कि ये तो वारंटी में हम इसे सही करके दे सकते हैं। वो नहीं माना, उसने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया। अभी केस चल रहा है, बीच में 31 मार्च आ गई। मैंने आपसे कहा था एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस का पता करते हैं। अब इस लायबिलिटी को हम क्या माने? यदि उसके फेवर में फैसला होता है तो हमें एक नई टीवी देनी पड़ेगी, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और यदि हमारे फेवर में फैसला होता है तो हमें नहीं देनी पड़ेगी, हमारी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमें पता नहीं है कि लायबिलिटी क्रिएट होगी या नहीं होगी। तो ऐसी लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी कहलाती है, संदिग्ध दायित्व कहलाते हैं, जिन्हें वर्ष के अंत में चिट्ठे बनाने की तिथि को हमें पता नहीं होता कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसे दायित्व संदिग्ध दायित्व कहलाते हैं। तो बेटा आज इतना ही अपन रखेंगे। मैंने एसेट और लायबिलिटी बताई है, आप इनको अच्छे से पढ़ें, समझें, क्लियर करें, नोट्स बनाएं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन पर पूछें। ओके।